तो ओबीसी के इतिहास की बात करें तो 1870 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी में ओबीसी शब्द के प्रयोग का संदर्भ मिलता है। ब्रिटिश प्रशासन ने निम्न जाति समूहों की पहचान करने के लिए शूद्र वर्ग और अछूत जातियों को पिछड़े वर्गों के लेबल के तहत जोड़ा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में अछूतों को अनुसूचित जाति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया और आजादी के बाद भारत सरकार ने इस वर्गीकरण का उपयोग करना जारी रखा। आजादी के बाद 1950 में संविधान के तहत कानूनी तौर पर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया। संविधान ने ओबीसी के लिए प्रावधान करने का भी संकल्प लिया था और इसके लिए 1953 में काका कालेलकर और 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ी जाति के लिए 2 केंद्रीय स्तर के आयोग गठित किए गए। इसके बावजूद 1980 के दशक के अंत तक ओबीसी एक अमूर्त प्रशासनिक श्रेणी ही बना रहा जब तक कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। इसके परिणाम स्वरूप 90 के दशक में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में काफी वृद्धि हुई। ओबीसी को एकजुट करने वाली पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को राजनीति के इस मंडलीकरण के साथ महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ने का मौका मिला और वे बढ़ी और भारतीय राजनीति में जाति का बोलबाला बढ़ता ही चला गया।